देखें, कंपोनेंट्स के बारे में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा भी था 9th क्लास में, लेकिन ज़ाहिर अब 2 साल गुजर गए हैं तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भूल भी चुके होंगे, तो एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखें, अगर यहाँ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चले ड्रॉ करता हूँ स्टार्ट में, जी एक्सिस को भी भूल जाए, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। और सपोज करें कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन, पता है आपको इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? यानी एक कोई सा भी एक प्लैंक रख दिया मैंने, फटा रख दिया सपोज करें, वैसे तिरछा करके, और उसके ऊपर कोई किसी बॉडी को मैं मूव करवाना शुरू करता हूँ। अब देखें, स्टार्ट में एक बॉडी यहाँ पे मौजूद थी, स्टार्ट में बॉडी थी यहाँ पे, इस जगह पे, ओरिजिन पे। मुझे बताएं कि बॉडी जब ओरिजिन पे थी तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा था जी? जब बॉडी ओरिजिन पे थी तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा था? हाँ जी, बता देना। आवाज आ रही है आप लोगों को सर मेरी? ये क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये एक्स वाई प्लेन है आपके सामने, और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन आपको पता है, एक प्लैंक रखा हुआ है मैंने, जैसे वो ट्रक के ऊपर सामान लोड करते वक्त अमूमन वो रखा जाता है ना, एक प्लैंक रखा जाता है स्लोप में, फटा रखा जाता है, उर्दू में फटा, इंग्लिश में प्लैंक। यस सर। हाँ, तो ये इसी तरह का एक प्लैंक पड़ा हुआ है। इस प्लैंक के ऊपर हमने एक बॉडी को मूव करवाना है, लेकिन अभी स्टार्ट में बॉडी जो है इस जगह पे है, ओरिजिन पे। तो मुझे बताएं, इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा है? जीरो। जीरो। जीरो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट अभी तक बॉडी ने कवर नहीं किया। अब इसी बॉडी को मैं मूव करवाना शुरू करता हूं, तो मुझे बताएं, अगर मैं बॉडी को मूव करवाना शुरू करता हूं और बॉडी मूव करते 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 इस पॉइंट पे आ जाती है, पॉइंट पी पे। अब बॉडी तो मूव कर रही है इस प्लैंक के अलोंग, इस फटे के अलोंग, लेकिन साथ ही साथ मुझे बताएं कि क्या उस बॉडी का ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के अलोंग इतना डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो गया यहां तक? यस सर, हो गया हो गया ना? इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग भी क्या ऑटोमेटिकली इस जगह तक उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो गया? यस सर, हो हो गया। गया। तो इसका फिर यह मतलब हुआ कि बॉडी जो है जो मूव कर रही थी इस प्लैंक के अलोंग, ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस कवर करती चली जा रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट कवर करती चली जा रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट कवर करती चली जा रही है। तो ये जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट था डी, ये जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट था ये था डी। इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स एक्सिस के अलोंग ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको मैं डिनोट करूंगा डी एक्स से, और इसी डिस्प्लेसमेंट डी की वजह से ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इसको डिनोट करूंगा मैं डी वाई से। ऐसे समझ आ गई है? एक्स एक्सिस के अलोंग डी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो हुआ डी वाई। अब जो कल कॉन्सेप्ट यूज किया था यूनिट वेक्टर समझाने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करें, और मुझे बताएं कि क्या ये वेक्टर डी जो ओरिजिनल वेक्टर डी था, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल ली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ था, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो इसके कंपोनेंट्स दो बन गए, इसके जो दो टुकड़े बन गए, दो पार्ट्स बन गए, डी एक्स और डी वाई, क्या इसी वेक्टर डी को डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में मैं ऐसे नहीं लिख सकूंगा? कल आपको समझाया था, देखें, वेक्टर डी जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो क्या वेक्टर डी को ऐसे नहीं लिखा जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे? क्या ख्याल है? समझ आई या नहीं आई ये चीज? सर नहीं समझ आई। नहीं समझ आई? अच्छा मुझे ये बताएं, एक दफा मैं फिर कल वाला रिपीट कर देता हूँ, उस तरह फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। देखें, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, और यहां था एक अदद पॉइंट पी। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे, मैंने कहा था कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, और ये वेक्टर बना था, ये ओरिजिन है। तो ये हमने पी को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया था, और पी को ओ के साथ ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा था सपोज करें कि इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। अपलोड हो चुके यूट्यूब पे, वहां से देख लीजिएगा एक दफा फिर बेशक। ये है वेक्टर ए। तो क्या वेक्टर ए को मैंने ऐसे नहीं लिखा था 4i, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 4 है, तो x कोऑर्डिनेट लिखा और साथ में x एक्सिस का यूनिट वेक्टर, फिर प्लस का साइन डाला था,
और फिर लिखा था y कोऑर्डिनेट जो कि था 3 और साथ में y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j। जी ये चीज याद आई? जी बताएं। हाँ जी। यस यस सर, समझ आ गई है। अच्छा अब इसी चीज को जरा देखिएगा, मुझे ये बताएं कि इतना डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है? इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 4 है। 4 है, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो 4 है, तो जब x कोऑर्डिनेट 4 है तो इसका मतलब है x एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस बनेगा ये 4 यूनिट्स है। बिल्कुल इसी तरह अब ये वाला डिस्टेंस भी मुझे बताएं कितना है? 3 है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि y कोऑर्डिनेट जब 3 है तो ये डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग ये भी 3 ही बनेगा। अब सेम यही सारी चीजें यहां पे अप्लाई करें, देखिएगा जरा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि जब इस डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया था dx है, तो अब मुझे बताएं कि इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? कंपेयर करें इसको और इसको और मुझे बताएं। dx होगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और अब जरा y कोऑर्डिनेट भी बता दें। dy होगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखें पॉइंट P के जब हमने कोऑर्डिनेट्स dx और dy लिख दिए, अब इसी चीज को यहां पे अप्लाई करें। जैसे इन पॉइंट्स को हमने यहां पे अप्लाई करके वेक्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। ओरिजिनल वेक्टर a था, अब यहां ओरिजिनल वेक्टर d है। तो जब ओरिजिनल वेक्टर a था तो यहां पे मैंने लिखा था a। अब जब ओरिजिनल वेक्टर d है तो यहां पे मैं लिखूंगा d। बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ x कोऑर्डिनेट 4 था तो मैंने लिखा 4i। अब x कोऑर्डिनेट dx है तो लिखूंगा dxi। ऐसे ही यहाँ y कोऑर्डिनेट 3 था तो लिखा था 3j। अब यहाँ y कोऑर्डिनेट dy है तो लिखूंगा dyj। समझ आ गई बात की? जी यस सर। क्लियर? ओके। सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं पूछा, मैंने समझाया है, इतना पूछा कि समझ आ गई है। जी तहरीम बता दें। यस सर, समझ आ गई है। समझ आ गई यस है। सर। ओके अच्छा अब जरा देखिएगा, अब आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। कि इस केस में जब मैंने लिया वेक्टर डी, तो इस वेक्टर डी का एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी जो प्रोजेक्शन बन रही थी, या दूसरे अल्फाज में एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका डिस्टेंस बन रहा था, या तीसरे अल्फाज में इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा था, वो इसका एक्स कंपोनेंट था। बिल्कुल इसी तरह इसी वेक्टर डी का वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस बन रहा है, या दूसरे अल्फाज में वाई एक्सिस पे जो इसकी प्रोजेक्शन बन रही है, या तीसरे अल्फाज में जो इसका वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है, वो इसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक हो गया? तो बिल्कुल ऐसे ही अब जो आपकी बुक में जो वर्डिंग यूज की गई है, आपकी बुक में जो वेक्टर जो यूज किया गया है, वो बुक वाला वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो देखें अब ये वाली सिचुएशन बनेगी कि अगर ये एक वेक्टर है ए, वंस अगेन, तो अगर ये वेक्टर ए है तो फिर इसी वेक्टर ए की जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगी, वो प्रोजेक्शन कितनी होगी एक्स एक्सिस के ऊपर? वो ये होगी इसकी प्रोजेक्शन। इसे कहा जाएगा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। और बिल्कुल इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग जो इसकी प्रोजेक्शन होगी, वाई एक्सिस पे जो इसकी प्रोजेक्शन होगी, वो बनेगी ये इतनी प्रोजेक्शन। तो ये इसका होगा वाई कोऑर्डिनेट ए वाई। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी था, तो कवर तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्लैंक के अलोंग हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के अलोंग भी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया था। तो हमने कह दिया कि ये डी एक्स जो है ये उस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का एक्स एक्सिस के अलोंग इफेक्टिव पार्ट है। इसी तरह डी वाई जो है उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग इफेक्टिव पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही अब अगर वेक्टर ए होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका इफेक्टिव पार्ट होगा वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का, और जो वाई एक्सिस के अलोंग इसका इफेक्टिव पार्ट होगा वो इसका वाई कंपोनेंट होगा। एक मिनट तहरीम, अब इसी चीज को जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने लिखा था, बिल्कुल इसी चीज को यहाँ वेक्टर ए को मैं उसी रूल के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकता हूं अगेन। जी अब आप मुझे बताएं कैसे लिखूं? कंपेयर करें इसको और इसको, और मुझे बताएं वेक्टर ए को मैं कैसे लिखूं?
जल्दी से जी बता दें, हरी अब। AXI plus AXI plus AY AYJ, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से वेक्टर को हम, ओरिजिनल वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तहरीम अब पूछें क्वेश्चन। जी तहरीम पूछें। तहरीम आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? सर अभी आ रही है आवाज। आ रही है। तो तहरीम ने कोई क्वेश्चन पूछना था, पूछे ना। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है? ए यस सर। ए डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो रहा, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो मैंने बजाय इसके के एक जनरल वेक्टर लेता ए, बुक में यहां से स्टार्ट लिया हुआ है, यहां से समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता। मैं एक जनरल वेक्टर की बजाय मैंने स्पेसिफिक वेक्टर लिया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को बेस बना के मैंने आपको समझाया, वहां से डिस्प्लेसमेंट के लिए समझ आ गई ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट के लिए समझ आ गई, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा सकता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में, बिल्कुल इसी तरह हर वेक्टर, चाहे वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे फोर्स है, चाहे मोमेंटम है, तमाम वेक्टर्स को इसी तरह उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक वेक्टर लिया, यहां से मैंने आपको समझाया, और फिर एक जनरल वेक्टर ए ले लिया। अब ये ए कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, कुछ भी। तो जिस तरह डिस्प्लेसमेंट को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, ऐसे ही इस वेक्टर ए को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो रहा, ये एक आम जनरल वेक्टर है। ठीक है, एक और चलने एग्जांपल दे देता हूं। अब सपोज करें स्पेसिफिकली एक और वेक्टर में ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं फोर्स। वंस अगेन देखें जरा, अगेन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वंस अगेन एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही है फोर्स। तो जब फोर्स एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली इस फोर्स का कोई एक्स कंपोनेंट बनेगा। ये एक्स कंपोनेंट है इसका, जिसको कहा जाएगा एफ एक्स, और ये इसका वाई कंपोनेंट बनेगा, जिसको कहा जाएगा एफ वाई। अब मुझे बताएं कि ये जो ओरिजिनल फोर्स एफ है, ये ओरिजिनल फोर्स एफ जो है, अब मैं इसको कैसे लिखूं? जी जल्दी से बताइए। FXI plus FY। ये लिख दिया, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। ठीक हो गया। तो इस तरह कोई भी वेक्टर है, उसको उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्स जो है, अब ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, यहाँ तो ये फोर्स है, लेकिन अब यहाँ पे आपके लिए समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो कि यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट कैसे बनता है। वहां पे तो हमें क्लियर था कि डिस्प्लेसमेंट जब कवर हो रहा था, ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट कवर होता चला जा रहा था, इसलिए उसका एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिख दिया dx। इसी तरह जैसे जैसे वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट प्लैंक पे मूव कर रही थी, ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, तो जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको हमने लिख दिया dy। अब सवाल है फोर्स के केस में इस चीज को हम किस तरह उसी चीज के साथ रिलेट करेंगे। तो बहुत आसान है, देखें एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल। ये सब खेल सब नहीं खेला हुआ है, मैंने भी खेला हुआ बचपन में, आप लोगों ने भी खेला हुआ है, चाहे कोई बच्चा हो या बच्ची, सारे ये खेल खेलते हैं कि ये एक गाड़ी है, इसको गाड़ी समझ लें, वैसे गाड़ी है नहीं ये, और ये गाड़ी जो है चलती जा रही है सड़क के ऊपर, ये वो खिलौने वाली गाड़ी। अब यहाँ पे आपने क्या किया होता है, इसको यहाँ से धागे के साथ बांधा हुआ होता है, और यहाँ पे जो है इसको पकड़ा हुआ होता है, ऐसे करके यूं, ये बंदा समझ लें, ठीक है, बस ठीक है, जैसा तैसा बंदा बन गया। अब यहां से पकड़ के इसको खींचा जा रहा होता है। अब ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स आपके हाथ से इस गाड़ी तक पहुंच रही है, यानी आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस गाड़ी पे, वो फोर्स किस मीडियम के थ्रू वहां तक गाड़ी तक पहुंच रही है, इस स्ट्रिंग के थ्रू। तो देखें इस स्ट्रिंग पे जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है जी। हाँ जी, कोई सवाल पूछना है? समझ आ रही है सर, ये नहीं समझ आ रही, ये वाला जो आपने बंदा बनाया है। बस बंदा है ना, बस आप इसको छोड़ दें, बंदा है, इसने इस स्ट्रिंग के साथ इस कार को कनेक्ट किया हुआ है,
और यहां से पकड़ के ऐसे करके ना यूं पकड़ के यूं खींचता चला आ रहा है, यूं करके, यूं जैसे आप लोग भी करते थे, मैं भी करता था। अच्छा, अब इस स्ट्रिंग के थ्रू जो फोर्स, अब इस स्ट्रिंग के थ्रू जो फोर्स लग रही है इस कार पे, देखें फोर्स तो इस स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी ना, फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं अपने हाथों से वो फोर्स तो लगेगी इस स्ट्रिंग के अलोंग। लेकिन कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? कार तो मूव करती चली जा रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे। अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को हम आपस में कनेक्ट करके हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी बॉडी मूव भी उसी डायरेक्शन में करेगी। अब इस कार को देखें, कार तो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये जो नीचे वाला एरो है, कार तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हालांकि इस डायरेक्शन में हमने तो कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं की थी कार पे, फोर्स तो हमने अप्लाई की थी स्ट्रिंग के अलोंग, लेकिन कार ने मूव करना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में। अब कार का इस डायरेक्शन में मूव करना इस चीज का प्रूफ है कि कार पे यकीनी तौर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर कार पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट ना करती तो कार कभी भी इस डायरेक्शन में मूव ना करती। अब सवाल है वो कौन सी फोर्स है जो कार पे इस डायरेक्शन में एक्ट करके इस डायरेक्शन में कार को मूव करवा रही है? तो वो इसका जवाब, अब एक मिनट पहले मेरी बात सुने, अब इसका जवाब ये है कि फोर्स जो स्ट्रिंग के अलोंग थी असल में उस फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट है, एफ एक्स एक कंपोनेंट है, वो कार को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। इसी फोर्स का एक दूसरा कंपोनेंट भी बनेगा, जैसे इनके कंपोनेंट्स बने थे इसी तरह दूसरा कंपोनेंट भी बनेगा, वो ये होगा एफ वाई कंपोनेंट। अब शायद आपके जहन में ये सवाल है कि एफ वाई कंपोनेंट तो अपवर्ड है, तो कार ऊपर क्यों मूव नहीं कर रही? तो इसका जवाब ये है कि असल में इसको बैलेंस करने के लिए कार का वेट भी है, कार का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वो कार का वेट जो है इस एफ वाई कंपोनेंट को, इसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार ऊपर मूव नहीं कर रही। लेकिन जो इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट एफ एक्स था, इसके इफेक्ट को कैंसल आउट करने के लिए और कोई फोर्स नहीं थी, इसलिए कार ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। अब बिल्कुल आपके सामने क्लियर है कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, लेकिन फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। वही चीज मैंने यहाँ पे शो की हुई है और उसी को फिर वेक्टर फॉर्म में लिख दी है। जी, अब मुझे बताएं कोई मसला? हाँ जी, यस सर, समझ आ गई है। बिल्कुल क्लियर। यस सर। ओके, तो ये तो था टॉपिक। सर एक मिनट। जी 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 बोलें। सर ये थर्ड फोर्स का नहीं, ये फोर्स की जी कंपोनेंट कैसे आया? फोर्स का क्या? नहीं, फोर्स का वाई कंपोनेंट कैसे आया यहाँ पे? यस सर। देखें ना, ये आपके सामने पहले मैंने यहाँ पे शो किया इसको कि ये फोर्स जब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट सर ये तो सुने ना, ना, अब सुने ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी था, वाई एक्सिस के अलोंग भी था, तो दोनों कंपोनेंट्स आगे डी एक्स डी वाई। इसी तरह फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स का भी एक कंपोनेंट होगा एफ एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग एफ वाई। वही मैंने यहाँ पे शो की है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये एफ एक्स कंपोनेंट है और ये दूसरा आ गया एफ वाई कंपोनेंट। सर तो ये कैंसिल करेगा? कैंसल, वेट और फोर्स का वाई कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, यही मैंने आपको बताया कि एफ वाई कंपोनेंट और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसी वजह से तो कार ऊपर मूव नहीं कर रही। वरना अगर वेट यहाँ पे मौजूद ना होता, वेट सपोज करें, वेट अगर जीरो सपोज कर लिया जाए, तो अब तो ये एफ वाई कंपोनेंट कार को ऊपर भी मूव करवा देता, लेकिन कार ऊपर मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही एफ वाई कंपोनेंट के बावजूद? इसलिए कि एफ वाई कंपोनेंट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए वेट मौजूद है एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो अपवर्ड मूव नहीं कर रही। समझ आ गई बात की? क्लियर? जल्दी बताइए। सर क्लियर है। अच्छा, अब जरा मजीद आगे देखिएगा, इस टॉपिक को वाइंड अप करें अब, कि ये वेक्टर ए जो है ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा। तो अब अगर मैं एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूं और वाई कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूं, कैसे फाइंड करूंगा, यानी इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करूंगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की? तो देखें, ये ए वाई कंपोनेंट जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का, ए वाई कंपोनेंट, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर इस ए वाई कंपोनेंट को मैं उठाऊं और उठा के लाके इस जगह पे रख दूं ऐसे? इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने मैग्नीट्यूड को भी डिस्टर्ब नहीं किया, डायरेक्शन को भी डिस्टर्ब नहीं किया,
तो जब मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है मैं इसको यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, जिधर मर्जी उठा के ले जाऊं। वेक्टर की अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब ना किया जाए तो वेक्टर को मूव करवा सकते हैं। तो क्या इसको कोई फर्क पड़ा अगर ए वाई को उठा के यहाँ पे लाके मैंने प्लेस कर दिया? जी बताएं जल्दी से। हाँ जी बता देना, जल्दी करें ना सर। नहीं, नहीं पड़ेगा। अच्छा अब जरा देखें, अब ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई ना। जब ट्रायंगल कंप्लीट हो गई तो मुझे बताएं यहां से इसी ट्रायंगल को यूज करते हुए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स साइन थीटा। नहीं नहीं नहीं, ए वाई है। अच्छा नहीं नहीं सर, गलत हो गया, वो ए वाई। ए वाई बाई ए, ए वाई बाई ए यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और यहीं से अगर मैं ए वाई को सेपरेट कर लूं तो ए वाई क्या बनेगा? वो बनेगा ए साइन थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं cos थीटा यहां से फाइंड करूं इसी ट्रायंगल से, जल्दी से बताएं cos थीटा क्या बनेगा? x over a is equals to a cos theta। ax by a। और यहीं से अगर मैं ax को सेपरेट करूं तो ax की वैल्यू क्या बनती है? a cos थीटा। ठीक हो गया। तो देखें ये वेक्टर a का जो x कंपोनेंट था उसकी भी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, और इसी वेक्टर a का ये जो y कंपोनेंट यहां यूज हो रहा था उसकी भी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। आगे बात की समझ। अब अगर चाहें तो यहाँ पे ax और ay की वैल्यू पुट भी कर लें। ठीक है, अब इस पूरे का ले लें स्क्रीनशॉट, और अगर कोई इश्यू है तो पूछ भी लें। हरी अप। हाँ जी हो गया। अच्छा अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब मुझे बताएं कि इतने सारे वेक्टर्स आपके सामने ड्रॉ हुए हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर डी है। इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? चलें वेक्टर ए का बता दें, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? ए एक्स एंड ए वाई। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ए एक्स एंड ए वाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो ए एक्स और ए वाई जो कंपोनेंट्स हैं, इनके लिए ये क्यों कहा कि दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? सिर्फ कंपोनेंट का वर्ड क्यों नहीं यूज कर लिया? सिर्फ इतना क्यों नहीं कह दिया कि दीज आर कंपोनेंट्स? ऐसा क्यों कहा कि ए एक्स एंड ए वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए? क्योंकि सर वो प्लेन में ड्रॉ करते हैं। नो, ये तो कोई वजह नहीं है। प्लेन में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स इनके बन सकते हैं जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं होंगे। जी बताएं जल्दी से। जी आमना, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि दो ट्रायंगल को मिला के एक रेक्टेंगल बनता है। नो नो नो, जी आमना बताएं आप, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा जाता है? जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेक्टेंगल। नो, ये भी वजह भी नहीं है। वजह इसकी ये है कि हमने इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या था? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वहां आपको बता दिया गया था, बुक में मौजूद है, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस का जो सिस्टम है इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। अब वेक्टर के जो कंपोनेंट्स इन रेक्टेंगुलर एक्सिस यानी एक्स वाई और जी के अलोंग बनेंगे उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह दिया जाएगा। ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, इनको रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहा जाता है, इनको रेक्टेंगुलर लाइंस भी कहा जाता है। इन्हीं से मिलके तो पूरा सिस्टम बना था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब यहाँ पे जब ये एक्सिस एक्स वाई और जी रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं, तो अब ये वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, इन कंपोनेंट्स को फिर कहा जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसे भी कंपोनेंट्स बन सकते हैं जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं होते, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। चलो यहीं पे साइड पे ड्रॉ करता हूं, देखिएगा जरा। ये मैं ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब जरा देखें, अब अगर मैं वेक्टर यहां पे ड्रॉ करता हूं, अगेन दिस इज वेक्टर बी। अब लाजमी नहीं है कि वेक्टर बी के कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही हम बनाएं, ये हमारी अपनी चॉइस है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, वेक्टर बी का एक कंपोनेंट में ये बना देता हूं इस तरह से, और दूसरा कंपोनेंट ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा कंपोनेंट ये बना देता हूं। ये भी वेक्टर बी के ही कंपोनेंट्स हैं दोनों, ये रेड वाले। लेकिन अब ये दोनों कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है,
इसलिए इन दोनों को कंपोनेंट्स तो कहा जाएगा, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कहा जाएगा। समझ आ गई बात की? अब ये जितने भी मैंने आपके सामने एक्सेस ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग थे, इसलिए उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा गया था। लेकिन ये वाले जो है एक्स और वाई के अलोंग नहीं है, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कहा जाएगा। ये वाले कंपोनेंट्स यूज नहीं होंगे अभी फिलहाल आपके लेवल पे, हायर लेवल पे जाके यूज होंगे। अभी फिलहाल आपके लेवल पे यूज नहीं होंगे, इसलिए इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैंने फर्क बताना था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और सिंपल कंपोनेंट में फर्क क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं, और सिंपल कंपोनेंट वो होते हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होते, बल्कि और किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। जी क्लियर? हाँ जी बताएं, जवाब देना, जल्दी करें। यस सर क्लियर है। ओके, अब फिर मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, मेरा ख्याल स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। जी लाइबा, आपको आ रही है समझ? लाइबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइबा, पता नहीं आ रही है मेरी आवाज या नहीं आ रही। अच्छा नेक्स्ट देखिए फिर, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अभी हमने टॉपिक जो किया इसमें वेक्टर हमें गिवन था और वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें गिवन होंगे और उसकी मदद से ओरिजिनल वेक्टर हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने फाइंड करना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी टॉपिक खत्म हुआ है और अभी अभी मैंने बोर्ड साफ किया है, अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, इनके दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक्स और वाई के दरमियान एंगल जब 90 डिग्री होता है तो डेफिनेटली इनके दरमियान भी 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपके सामने ड्रॉ करता हूँ एक वेक्टर के। वंस अगेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। देखें जरा, ये एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, जबकि ये इसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है ए वाई। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? अभी कैलकुलेट की है लास्ट टॉपिक में, क्या वैल्यू होती है ए एक्स की? हाँ जी बता दें। ए cos थीटा। ए कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही ए वाई की वैल्यू क्या होती है? ए sin थीटा। यस, ए साइन थीटा। अब ये वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, ये अब हमें गिवन है। और अभी जो हमने टॉपिक किया उसके बिल्कुल हमने ऑपोजिट चलना है। उस टॉपिक में वेक्टर हमें गिवन था और हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, यहाँ कंपोनेंट्स गिवन है और वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो देखें जरा, अब जब वेक्टर हमने फाइंड करना है तो वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, पता है आपको? एक चीज होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब वेक्टर का अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वंस अगेन देखें, अब वेक्टर कैसे होगा फिर? डेफिनेटली वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस, इस तरह। ये वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ठीक हो गया। अब अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैंने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले मेथड में आपको बताया था कि वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर की लाइन की लेंथ से फाइंड किया जाता है। वेक्टर की जो भी लाइन की लेंथ है उससे आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस लाइन की लेंथ मैंने फाइंड करनी है तो मैं वंस अगेन क्या करूंगा,
वेक्टर का एक कंपोनेंट ए वाई जो है इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा इस जगह पे। तो ये वेक्टर का एक कंपोनेंट मैंने उठाया और उठा के मैंने इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। ठीक हो गया, ये वेक्टर के ए वाई कंपोनेंट को यहाँ लाके मैंने प्लेस कर दिया जो कि है ए साइन थीटा। अब अगर ये जो वेक्टर है ओरिजिनल वेक्टर, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है वेक्टर ए का, अब ये वेक्टर ए अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ये बन रही है राइट ट्रायंगल। और जब राइट ट्रायंगल है तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक देखें, ये है हाइपोटेन्यूज रेड कलर में जो कि है ए, तो लिख सकता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर। तो ये लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जिसको अगले स्टेप में लिखेंगे ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, जरा वेक्टर हमने फाइंड करना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर के एंगल पे डिपेंड करती है। अब एंगल है यहाँ पे थीटा, तो थीटा हमने फाइंड करना है ना, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, हम ए वाई और ए एक्स जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें पता है पहले से, टॉपिक में यही कहा गया कि कंपोनेंट्स आपको पता है, इन्हीं कंपोनेंट्स को मैं डिवाइड कर देता हूं तो देखें क्या बनेगा। ये मैंने लिखा ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें मैं डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा। अब ये दोनों ए और ए कैंसिल, तो ये क्या बना, ये बना टेन थीटा। ठीक हो गया, तो अगले स्टेप में टेन दूसरी साइड पे लाके टेन का इनवर्स कर दें तो बनेगा टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू थीटा। इस तरह में डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो देखें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमने यहाँ फाइंड कर लिया, वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। ठीक हो गया जी, तो ये था आपका टॉपिक और मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले